दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं आपका मनोरंजन करूंगा। मैं राजनीतिक विश्लेषण के चक्कर में आपको आज नहीं फंसाऊंगा। दरअसल आज मैं आपको एक जासूसी कहानी सुनाने जा रहा हूं और यह कोई काल्पनिक जासूसी कहानी नहीं है, जो इब्न सफ़ी जासूसी दुनिया के पृष्ठों पर लिखते थे, या ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश कंबोज बड़े लोकप्रिय जासूसी कहानीकार और उपन्यासकार होते थे, या सुरेंद्र मोहन पाठक जिनके उपन्यासों को पढ़कर उनकी खुराक पर हम सब लोग बड़े हुए हैं। फिर कह रहा हूं, यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है। इसके पात्र असली जासूस हैं। यह एक सत्य कथा है और इस सच्ची जासूसी कहानी के तार भारत से अमेरिका तक फैले हुए हैं। इसी कहानी की वजह से आजकल यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीप के देशों में भारत की साख पर सवालिया निशान लगा हुआ है। इस कहानी में सब कुछ है। रहस्य, रोमांच, ड्रग्स, हथियारों की सौदागरी, स्टिंग ऑपरेशन, गिरफ्तारी, मुकदमा, भंडाफोड़, फरारी, एक्स्ट्राडाइशन, सब कुछ है। इस कहानी में हथियारों के सौदागर हैं, ड्रग की तजारत करने वाले लोग हैं, भाड़े पर एसेसिनेशन या हत्या करने वाले एसेसिन्स या किलर हैं। इसमें अमेरिका का ड्रग विरोधी संगठन डीईए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। अमेरिका और कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादी हैं। विदेशों की धरती पर उनका सफाया करने वाले अज्ञात हत्यारे हैं। अमेरिका की जासूसी संस्था एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की जासूसी टीमें हैं। एक जोरदार और कामयाब स्टिंग ऑपरेशन है। इतना ही नहीं, इसमें भारत की जासूसी संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सीक्रेट एजेंट भी हैं। दोस्तों, पहले मैं कहानी के प्रमुख पात्रों से आपका परिचय कराऊंगा, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इस कहानी में वे पात्र भी हैं जिनका नाम लेने से परहेज किया जाता है। कोई नाम नहीं लेता। लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाले इस प्रकरण की असली जिम्मेदारी इन्हीं अदृश्य महाप्रभुओं पर है, जिनकी गैर जिम्मेदारी, जिनकी मूर्खता, जिनके बड़बोलेपन और जिनके घमंड ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आजकल वाट लगा रखी है। यह कहानी छुपी हुई नहीं है, यह अखबारों में छप रही है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में जासूसी कथाओं के एक प्रसिद्ध लेखक अनिरुद्ध मित्रा ने इस पर एक लेख भी लिखा है। सोशल मीडिया पर भी इस कहानी की चर्चा है। इस कहानी के पात्रों की तस्वीरें न जाने कब से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। दोस्तों, इस कहानी का पहला पात्र है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। यह अमेरिकी नागरिक है और भारत का दुश्मन है। भारत की एकता का दुश्मन है, मैं साफ कर देता हूं। यह सिख अलगाववादी संगठनों के साथ अमेरिका में काम करता है। पेशे से यह वकील है। लगातार अमेरिका में भारत विरोधी अभियान चलाता रहता है। लेकिन इसका भारत के सिखों के बीच समर्थन जीरो है। सिख राजनीति में इस घटिया इंसान की कोई औकात नहीं है। इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज भी किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के जासूसी तंत्र को कहीं से यह आदेश मिला कि पन्नू का सफाया करना है। यह एक सीक्रेट एजेंट अमेरिका भेजा गया और इस तरह हमारी यह कहानी शुरू हुई। यानी पन्नू का सफाया करने के लिए भारत की जासूसी संस्थाओं की तरफ से एक सीक्रेट एजेंट अमेरिका भेजा गया। वहीं से हमारी यह कहानी शुरू होती है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि पन्नू एक छुटभैया है। सवाल यह है कि इस छुटभैये को मारकर भारत को क्या मिलने वाला था। हो सकता है कि भारत के हिंदुत्ववादी सीना ठोक के यह कहते हैं कि हम दुनिया में हर जगह जा जाकर भारत विरोधियों का सफाया करते हैं। लेकिन इस चक्कर में आत्मश्लाघा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के इस चक्कर में भारत की जो बदनामी हुई, वो धीरे धीरे करके इसी बातचीत में आपके सामने आएगी।
तो पहला पात्र हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू और इस कहानी का एक दूसरा पात्र है विकास यादव। अंग्रेजी में इसका नाम कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि उसे विकास यादव भी कहा जा रहा है। इसके चित्र कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उपलब्ध थे और मौजूदा सरकार के हिंदुत्ववादी पैरोकार विकास यादव को एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बनाकर पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि राष्ट्रभक्त होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कहानी को एक जासूसी कहानी के रूप में इसका पुनर्लेखन करें, तो इस कहानी में जो सीक्रेट एजेंट हम कल्पित करेंगे, वो दरअसल यही विकास यादव होगा। इसकी शिनाख्त अमेरिका की अदालत में, न्यूयॉर्क की सिटी अदालत में जो चार्जशीट पेश की गई है, उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट के रूप में की गई है। विकास यादव अमेरिका को वांटेड मानता है, लेकिन इस समय विकास यादव कहीं लापता है। अब आइए तीसरे पात्र के ऊपर। तीसरा पात्र है निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता ड्रग्स का धंधा करता है, हथियारों की अवैध तिजारत में लिप्त है। भारत में इसके खिलाफ केस दर्ज है। इस पर आरोप है कि इसने पन्नू का सफाया करने के लिए एक पेशेवर हत्यारे को, एक हिटमैन को, एक प्रोफेशनल हिटमैन को अमेरिका की धरती पर खोजा था। यहीं से इस मामले की परतें हटनी शुरू हुई। इस समय निखिल गुप्ता अमेरिकी जेल में है और उसने न्यूयॉर्क की एक सिटी अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया है। यानी इस भारत के इस फेल्ड सीक्रेट ऑपरेशन संबंधी सारे तथ्य निखिल गुप्ता के मुंह से निकलकर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं। अब इस कहानी में एक चौथा पात्र भी है, मुझे इसका नाम नहीं पता। यह दरअसल अमेरिकी है और इसका चेहरा हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक। यह दरअसल ड्रग का कारोबार करने वालों के बीच सक्रिय रहता है। यह एक डबल एजेंट है या अंडर कवर एजेंट है। इसकी पहचान एक भाड़े के हत्यारे के रूप में और एक ड्रग सप्लायर के रूप में भी है। मैं सुविधा के लिए इसका नाम खबरी रख लेता हूं। यही वह खबरी था जिसे पनून के सफाई का कॉन्ट्रैक्ट निखिल गुप्ता द्वारा मिला था। अब आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली नजर में तो यह लगता है कि कहीं किसी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को पनून के सफाई का लक्ष्य दिया। इस तरह एक खुफिया ऑपरेशन बनाया गया। शुरू हुआ यह खुफिया ऑपरेशन। संभवतः इसका इंचार्ज विकास यादव था। विकास यादव ने अमेरिका में निखिल गुप्ता से संपर्क किया। हो सकता है संपर्क भारत में भी हुआ हो, लेकिन विकास यादव ने निखिल गुप्ता से संपर्क किया, यह एक हकीकत है। निखिल गुप्ता चाहता था कि उसके खिलाफ भारत में जो मुकदमे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। विकास यादव ने उसे यह भरोसा थमाया, इस शर्त पर कि गुप्ता यादव को एक पेशेवर हत्यारा तलाश करके देगा। यानी इस शर्त पर कि निखिल गुप्ता विकास यादव को एक पेशेवर हत्यारा तलाश करके देगा। निखिल गुप्ता ने अपने दायरे में पता लगाया तो उसे एक ऐसे ही हिटमैन की जानकारी मिली। गुप्ता ने इस हिटमैन से मुलाकात की। यह भाड़े का हत्यारा वही खबरी था जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। गुप्ता उसे कोलंबियन कोकीन सप्लायर और प्रोफेशनल हिटमैन मान रहा था। निखिल गुप्ता ने इस तथाकथित प्रोफेशनल हिटमैन को $15,000 की रकम का एडवांस भी दिया। यह पेमेंट नकद दिया गया था या ऑनलाइन दिया गया, यह अभी तक ठीक ठीक पता नहीं है। बहरहाल यही है वह मुकाम जहां सीक्रेट ऑपरेशन का भांडा फूटने के हालात पैदा हुए। गुप्ता को नहीं पता था कि जिसे वह पेशेवर किलर मान रहा है, प्रोफेशनल हिटमैन मान रहा है, वह दरअसल डीईए या ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडरकवर जासूस है। उस खबरी ने डीईए को बताया कि कोई भारतीय उससे पनून की हत्या करवाना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ $1,000 का एडवांस भी दिया गया है। डीईए ने इसकी जानकारी एफबीआई को दे दी, क्योंकि यह क्षेत्र डीईए के दायरे में नहीं आता।
इसके अंदर ड्रग्स का कोई मामला था ही नहीं। ये तो एक राजनीतिक हत्या वाला मामला था। इसलिए एफबीआई ही इसकी जाँच कर सकती। तो इसकी जानकारी एफबीआई को दे दी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस यानी अमेरिका की टॉप जासूसी संस्थान है, उसी खबरी की मदद से पूरी पूरी बात का पता लगाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन सेटअप किया। पूरा जाल बिछाया गया और देखते-देखते निखिल गुप्ता और विकास यादव इस जाल में फँस गए। खबरी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो पूरी तरीके से वायर्ड था। उसके पूरे शरीर में वायर लगे हुए थे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगे हुए थे। बताया जाता है कि विकास यादव ने इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान केवल पनून के बारे में ही चर्चा नहीं की, बल्कि उसने कई और सिख आतंकवादियों को हिट करने के बारे में भी बात कर दी। विकास यादव काफी चिंतित था। क्यों चिंतित था? इसकी जानकारी आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अनिरुद्ध मित्रा के लेख में मिलती है। अनिरुद्ध मित्रा के मुताबिक विकास यादव को इस बात की चिंता थी कि पनून का सफाया किया तो जाए, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हों, ये काम उस समय नहीं होना चाहिए, वरना इसके डिप्लोमेटिक अंजाम खराब होंगे। मित्रा का मानना है कि विकास यादव की इस हरकत से स्पष्ट है कि या तो यह खुफिया ऑपरेशन बहुत लापरवाही से अंजाम दिया जा रहा था, या फिर भारत का यह कथित सीक्रेट एजेंट रोग एजेंट बन चुका था, यानी वह गद्दारी कर रहा था। वरना उसे इस बातचीत के दौरान पनून की हत्या के दायरे के बाहर होने वाली या की जा चुकी हत्याओं के बारे में चर्चा क्यों करना चाहिए था? दरअसल यही वो जगह है, यही वो मुकाम है, जहां पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के वीडियो का मामला भी सामने आया। हम सब जानते हैं कि निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज बाद में कनाडाई मीडिया जैसे कि सीबीसी न्यूज़ और द फिफ्थ स्टेट ने जारी किया। यह फुटेज गुरुद्वारे की सिक्योरिटी कैमरों से मिला था। इसमें हमलावरों द्वारा निज्जर की कार पर फायरिंग होती हुई दिखती है। निज्जर की हत्या के तुरंत बाद, हत्या के कुछ घंटों या अगले दिन ही विकास यादव ने निखिल गुप्ता को निज्जर के खून से सने हुए मृत शरीर का एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें दिखाया गया था कि निज्जर जो है गोलियां छुरी हुई, खून बहाते हुए अपनी कार के अंदर ध्वस्त पड़ा हुआ है। गुप्ता ने इस वीडियो को स्टिंग में शामिल अंडरकवर एजेंट को फॉरवर्ड कर दिया। देखिए कैसे-कैसे कमाल हो रहे हैं। सारी दुनिया में लोग हंस रहे हैं कि इस तरीके से कोई सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाता है। गुप्ता ने इस वीडियो को स्टिंग में शामिल अंडरकवर एजेंट हिटमैन को फॉरवर्ड कर दिया और बातचीत में इसका हवाला एक सफल टारगेट के रूप में दिया। इस तरह ये वीडियो भी स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि निज्जर की हत्या हुई थी और पनून अगला टारगेट था। जाहिर है कि यह वीडियो निज्जर की हत्या का रियल टाइम फुटेज नहीं था, जिसे स्टिंग टीम ने खुद रिकॉर्ड किया हो। यह पहले से मौजूद फुटेज था। क्राइम सीन का सीसीटीवी क्लिप इसे माना जा सकता है, जिसे हत्यारों और संबंधित पक्षों ने सबूत के तौर पर शेयर किया था। स्टिंग ऑपरेशन का नतीजा यह हुआ कि पनून की हत्या रुक गई। जब भेद खुल गया तो हत्या रुक गई, लेकिन निज्जर की हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ यह भी दिलचस्प है। जैसे ही विकास यादव और निखिल गुप्ता को पता चला कि उनका भांडा फूट गया है, वे भागे। गुप्ता ने भारत पहुंचकर वहां से चेक गणराज्य के लिए एक फ्लाइट ली, लेकिन हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे चेक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अमेरिकी पुलिस ने उसको जानकारी दे दी थी। अमेरिका ने दबाव डाला कि निखिल गुप्ता को फौरन अमेरिका के हवाले किया जाए। बहरहाल ये कार्रवाई कैसे चली ये अलग बात है, लेकिन चेक सरकार ने इस दबाव में आते हुए
निखिल गुप्ता का अमेरिका को प्रत्यार्पण कर दिया, एक्स्ट्राडाइशन कर दिया। विकास गुप्ता के साथ जो हुआ वो और भी रहस्यमय था। विकास को पहले भारतीय पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपहरण और जबरन वसूली की एक मामले में गिरफ्तार किया। ये बहुत मामूली सा मामला था, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया और कुछ समय तिहाड़ जेल में रहने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इस समय वह उसी वक्त से पूरी तरह से लापता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि चूंकि अब विकास भारतीय कानून के समक्ष अभियुक्त है, इसलिए तकनीकी रूप से उसका प्रत्यर्पण अमेरिका को नहीं किया जा सकता, भले ही अमेरिका कितना भी दबाव डाले। बावजूद इसके कि वह अमेरिकी अदालत में फरार मुजरिम घोषित हो चुका है। अमेरिकी चार्जशीट में वह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का कर्मचारी है और भारत भी मानता है कि विकास यादव कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम करता था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई ने विकास यादव को मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी के आरोपों में वांछित घोषित किया है। अक्टूबर 1924 में न्यूयॉर्क की अदालत से उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और वह एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी विकास यादव के खिलाफ जारी हो चुका है। दिसंबर 2003 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अप्रैल 2024 में तिहाड़ जेल से उसे जमानत मिली। उधर निखिल गुप्ता ने जैसे ही न्यूयॉर्क की अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया, वैसे ही विकास यादव के ऊपर फोकस बढ़ गया। लेकिन भारत सरकार ने आज तक विकास यादव के अमेरिका को प्रत्यार्पण की पुष्टि नहीं की है। यादव दिल्ली कोर्ट में तारीखों पर पेश नहीं होता है। उसने अपनी जिंदगी को खतरा बताकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग ली है, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया है। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का रहस्य यह है कि वह कौन था जो पन्नू जैसे छुटभइये अलगाववादी की अमेरिका में हत्या करवाना चाहता था। किसने यह सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और इतनी बुरी तरीके से चलाया, जिससे भारत की बदनामी हुई और लगातार हो रही है। निज्जर की हत्या के फुटेज का इस्तेमाल करने से इस मामले ने एक ऐसा रूप ले लिया, जिससे पहली नजर में लगता है कि भारतीय जासूसी संस्थाएं विदेशों में अलगाववादियों की हत्या की साजिश बना रही हैं। इस सिलसिले में दो हस्तियों के नाम लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का नाम लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें पनून ने अदालत में दायर अपने मुकदमे में नामजद किया है। दूसरा नाम मोटा भाई का लिया जा रहा है। मोटा भाई कौन है? सब लोग जानते हैं। मोटा भाई भारतीय राजनीति में किसे कहा जाता है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं अपने मुंह से मोटा भाई का नाम नहीं ले सकता। जाहिर है कि अगर यह खेल मोटा भाई की तरफ से खेला जा रहा है, तो डोभाल इसके सीधे जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का सारा कामकाज मुख्य तौर पर अजय डोभाल देखते हैं। तो यह मानना बहुत मुश्किल है कि एक अमेरिकी ऑपरेशन जिसका भारत से लेकर अमेरिकी धरती तक काम चल रहा था, वो उसके बारे में डोभाल को कुछ नहीं पता था। अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसा कोई अमेरिकी ऑपरेशन, ऐसा कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल सकता है रॉ का, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी ना पता हो, फिर तो और भी ज्यादा ये चिंताजनक बात है कि ये सब कैसे हो रहा है, इसका रहस्य क्या है। तीसरी बात यह है कि पन्नू ने अपने इस्तिगासे में दावा किया है कि वह नरेंद्र मोदी को भी नामजद करना चाहता था, लेकिन उन्हें वह तब नामजद करेगा जब वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और उनके पास इम्यूनिटी नहीं होगी। जाहिर है कि इस फेल्ड सीक्रेट ऑपरेशन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बदनामी हो चुकी है। आगे क्या खेल होगा, यह धीरे धीरे सामने आएगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो भारतवासियों को केवल वही चित्र याद है कि एफबीआई के एजेंटों की गिरफ्त में निखिल गुप्ता
हथकड़ियां बेड़ियां पहने हुए अदालत ले जाया जा रहा है। यह चित्र तब का है जब निखिल गुप्ता को अदालत में पेश किया गया और निखिल गुप्ता ने वहां अपना अपराध कबूल किया। दोस्तों, निखिल गुप्ता अपना अपराध कबूल कर चुका है। विकास यादव अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की निगाह में मोस्ट वांटेड अपराधी है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। विकास यादव कब तक अमेरिकी अधिकारियों से बचेगा, कहना मुश्किल है। निखिल गुप्ता का क्या हश्र होगा, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात कही जा सकती है कि इस पूरे कांड ने भारत की नाक कटा दी है। भारत की नाक काटने की जिम्मेदारी केवल इन दो फील्ड ऑपरेटिवों पर नहीं डाली जा सकती। यह जिम्मेदारी केवल निखिल गुप्ता की बेवकूफी और विकास यादव की बेवकूफी नहीं है, बल्कि इसके पीछे उन निर्णयकारी अदृश्य महाप्रभुओं की भूमिका है जिन्होंने यह तय किया कि हरदीप सिंह निज्जर और गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे सिख समाज से पूरी तरीके से कटे हुए, जिनका भारत के सिख समाज में जीरो प्रभाव है, यहां तक कि अमेरिकी और कनाडाई सिख समाज भी इन लोगों को कोई भाव नहीं देता, उन लोगों की हत्या करवाने का आदेश आखिरकार रॉ को किसने दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका तो पता लगाया ही जाना चाहिए। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।